अग्निपथ स्कीम के विरोध की आग 11 राज्यों में फैल चुकी है। प्रदर्शन करने वालों की सबसे बड़ी नाराजगी 4 साल में रिटायर कर दिए जाने को लेकर है और इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। उसके बाद से देश के कई राज्य इस योजना के विरोध की आग की आंच झेल रहे हैं। 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति की इस योजना को लेकर देश के युवा नाराज हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। बीते दिनों बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में युवाओं ने 14 रेलगाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और कई जगहों पर रेलवे के दफ्तरों में तोड़फोड़ की। शनिवार को करीब 300 ट्रेनें रद्द की गई। इस मसले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही है। अब इस पूरे बवाल पर रविवार को तीनों सेनाओं के आला अधिकारियों ने इसे लेकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अग्निवीरों की भर्ती से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने अग्निपथ योजना से जुड़े सवालों के जवाब दिए। अनिल पुरी के अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स के प्रमुख एयर मार्शल सूरज कुमार झा, नौसेना के वाइस एडमिरल डीके त्रिपाठी, भारतीय आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल सीबी पोनपा भी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवालों के जवाब दिए गए और उन्हीं में से एक सवाल था कि आखिर इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी। इस मसले पर कहा गया कि यह रिफॉर्म लंबे समय से पेंडिंग था। साल 1989 में यह काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि यह काम शुरू हो, लेकिन उसके और भी कई सारे पहलू थे। वो चाहते थे कि कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो। एक एक करके काम शुरू किया गया। कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम की गई। जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है उसे कम किया गया। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने कहा कि एक सीडीएस का गठन होना चाहिए। वो काम हुआ। उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो अलग रिफॉर्म था वो था कि किसी तरह से हमारी सेना की जो औसत उम्र आज 32 साल है उससे किसी तरह से 26 साल लाया जाए। साल 2030 तक हमारे देश की 50% आबादी 25 साल से कम होगी। इसकी स्टडी की गई। पहले दोनों साल हमारे तीनों चीफ और जनरल रावत और कई लोगों के बीच इस पर चर्चा हुई कि इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा हमने बाहर के देशों को भी स्टडी किया। इससे होगा क्या? युवा जोश और अनुभव का ये एक आदर्श मेल होगा। साथ ही आपको बता दें कि वो लोग जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम वापस हो। इस पर भी अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने अपना बयान दिया। 14 जून को ये स्कीम जो है उसकी घोषणा की गई रक्षा मंत्री और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के द्वारा। उसके बाद 5 दिन के अंदर पूरा देश जल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है और इसी 5 दिन के अंदर आपने स्कीम में कई मेजर अमेंडमेंट्स भी किए हैं। अब यूथ की तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके सपोर्ट में आ गई हैं, उनका ये कहना है कि सरकार को किसी भी कीमत पे इस स्कीम को रोल बैक करना होगा, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अमेंडमेंट्स आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो अब ये माना जाए कि आप लोग की तैयारी हो चुकी है, रोल बैक की कोई संभावना नहीं है। इसको हर हाल में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार लागू करेगी। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि जो भी अग्निपथ योजना से जुड़ना चाह रहा है उन तमाम नौजवानों को यह प्लेज देना होगा कि वो किसी भी प्रोटेस्ट में, तोड़फोड़ में शामिल नहीं था। भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी
पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%. कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन. उसकी वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का. जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज. एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं. उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा. अगर ना जाने किसी वजह से एफआईआर लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता. इट इज सिंपल. अब एक और बड़ा सवाल जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है कि 4 साल बाद नौजवानों का क्या होगा. इस पर अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने अपनी बात सामने रखी. सबके दिमाग में ये आ रहा है इन 75% के साथ क्या होगा. ये अगर देश की ताकत है तो पूरे देश को, होल ऑफ द गवर्नमेंट, सबकी भागीदारी के साथ इसको आगे ले जाया गया. तो पहले एमएचए ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी. विद इन 3 days उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन सीएपीएफ एंड असम राइफल्स. देन एज रिलैक्सेशन दी. एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए वो 23 साल के हो गए, तो वो 2 साल बढ़ गई. कम टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे आपके सामने लिखा है कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियंस, डीपीएसयूज हैं, उन्होंने भी सेम प्रावधान करा है. अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये प्लान्ड था कि कितना परसेंटेज दिया जाएगा. क्यों? बिकॉज 75% देश की ताकत है. एज रिलैक्सेशन सेम थिंग. कमिंग टू मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी एक ही इसमें क्वालिफाई होती है, उन्होंने भी प्रावधान करा है कि हम इनको लेंगे. जो सबसे जरूरी चीज है जो अगली 2 बुलेट्स में है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन. इन्होंने बोला मैं 12वीं क्लास करवा के दूंगा आपको, और इसका मतलब है कि दे विल गेट अ प्रॉपर स्किल सर्टिफिकेट विच विल बी गवर्न्ड. नॉट दैट मैं जो अपने लेटर पैड पे साइन करके देता हूं टू whomsoever इट मे कंसर्न. नो, इट इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट जो रिकॉग्नाइज करा जाएगा जब आप बाहर जाएंगे. देन उसे डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री, दैट इज द 4th बुलेट प्रोग्राम फॉर 12th क्लास, इसके पे काम चल रहा है. ओके 4-5 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं. कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए मैंने बैंक लोन का शुरू में बताया था. बैंक लोन का प्रावधान ऐसे है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 11.5-12 लाख लेके बाहर निकला, तो बैंक से हमने ये बात करी है कि आप, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा बनना चाहता हूं तो आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं. वो प्रावधान कर रहे हैं कि क्रेडिट देंगे इस 12 लाख के ऊपर इक्वल अमाउंट का. अगर अगले साल आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक रही तो दे विल उस अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वो अमाउंट 3-4 लाख ऊपर ले जाएंगे. तीसरे साल के अंदर अगर आपने अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं ठीक चलाए तो आपका ये जो लोन की चीज है ये थोड़ी और ऊपर चली जाएगी. उसके बाद हम हैंड होल्डिंग बंद कर देंगे एंड वो और उसका बैंक के साथ वो चलता जाएगा आगे. देन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब अग्निवीर के लिए पैकेजेस, क्रेडिट स्कीम्स बनाएंगे. क्या हर साल केवल 46,000 युवाओं की भर्ती होगी? इसके जवाब में कहा गया कि अगले 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50 से 60,000 होगी. 50-60,000 के बाद क्या होगा? ये इनटेक 90,000 से लेकर 1,25,000 तक होगी. ये केवल 46,000 नहीं रहेगी. ऐसा हमने इसलिए किया है कि कम से शुरू करना चाहिए और फिर मीडियम पर जाना चाहिए, ताकि हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या है. वहीं दूसरी ओर अग्निवीर और एक फौजी को मिलने वाली सहूलियतों पर, सुविधाओं पर, उसके अंतर पर भी चर्चा का बाजार गर्म है. जो आज जवान को पेड अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे. ओके, इसके प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड. देयर इज नथिंग. फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते. हाउएवर जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है, ये उसकी पे है. एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है. गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी. इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा. सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा. उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे. अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है
he'll get the same allowance. अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा. अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा. So it is equated. There is no differentiation. वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूँ, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा. There is no difference. कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है. और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो there is, I mean, कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचें. नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है. आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है. सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया. लगातार नौजवानों को समझाने की कोशिश की जा रही है. जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वहां के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं. ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया है कि ऐसे नौजवान जो किसी भी तोड़फोड़ में पाए जाते हैं, प्रदर्शन करते हुए पाए जाते हैं या उन पर FIR दर्ज होती है तो उन्हें अग्निवीर बनने का मौका नहीं मिलेगा. अब देखना यही होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन तमाम सवालों के जवाबों का क्या असर होता है. क्या तमाम राज्यों में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं वो थम जाएंगे? क्या अपोजिशन पार्टियां जो स्कीम का विरोध कर रही हैं, इस योजना का विरोध कर रही हैं, क्या वो समझ पाएंगी और शांत हो पाएंगी?